हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज हम ACCA SBR का एग्जाम किट का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है शुगर कंपनी। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, पहले आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करिए, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन के अंदर सारी बातें एक साथ है, जो कंसोलिडेशन हमने आज तक पढ़ा है उसकी सारी चीज़ें हैं, बट क्वेश्चन में कुछ नया नहीं मिलेगा। तो पहले एक बार खुद ट्राई करिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है ना। बैकग्राउंड क्या है? एट 30th June 2007 शुगर कंपनी हैज इन्वेस्टमेंट इन सेवरल एसोसिएट कंपनी इंक्लूडिंग फ्लोर कंपनी। ठीक है, तो कई सारी एसोसिएट है, एक फ्लोर भी नाम से एसोसिएट है। ऑन 1 जुलाई 2007 शुगर कंपनी एक्वायर्ड एडिशनल शेयर इन फ्लोर कंपनी एंड ऑब्टेन कंट्रोल। तो क्या बोल रहा है कि पहले तो शुगर कंपनी के पास एसोसिएट थी एक फ्लोर कंपनी, बहुत सारी एसोसिएट थी, उसमें से एक फ्लोर कंपनी भी थी। अब फ्लोर कंपनी में 1 जुलाई 2007 को इसने एडिशनल शेयर एक्वायर कर लिए और अब कंट्रोल आ गया। ऑन 1 अक्टूबर 2007 शुगर ऑल्सो एक्वायर्ड एन एसोसिएट बटर कंपनी। बोल रहा है कि ना 1 अक्टूबर 2007 को इसने बटर को भी एक्वायर कर लिया। तो शुगर, फ्लोर एंड बटर सब चीजें मिक्स हो गई। ठीक है, शुगर, द ग्रुप इज प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2008। कैश फ्लो बना रहा है ग्रुप। एक्विजिशन ऑफ फ्लोर कंपनी, बोल रहा है फ्लोर कंपनी का एक्विजिशन कैसे है। फ्लोर कंपनी हैज 10 million शेयर्स इन इशू। अ 40% शेयरहोल्डिंग इन फ्लोर कंपनी वॉज परचेस्ड several years ago at a cost of 10 million। तो क्या बोल रहा है कि 10 million में से 40% मतलब 4 million शेयर्स इसने बहुत पहले परचेज कर रखे हैं सेवरल ईयर्स अगो। कितने में? 10 million की कॉस्ट पे। ठीक है, ये 10 million और ये 10 million दोनों अलग अलग है। ये तो नंबर ऑफ शेयर्स है और ये कॉस्ट है। ये कितने शेयर की कॉस्ट है? 40% की। दिस इन्वेस्टमेंट गिव शुगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन फ्लोर कंपनी। जो हमारी होल्डिंग कंपनी है, मेनली कौन, ग्रुप जो है शुगर का है, तो बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया शुगर का फ्लोर के अंदर। द कंसिडरेशन टू एक्वायर एन एडिशनल 3 million शेयर्स 30% इन फ्लोर कंपनी ऑन 1 जुलाई 2007 वॉज इन 2 parts। फर्स्ट इज कैश एंड सेकेंड इज 1 for 2 share exchange when the market price of the sugar company share was $6 each। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से आपको। क्या कह रहा है ये कि देखो पहले 40% शेयर तो थे ही, ठीक है ना, और वो कितने में खरीदे थे आपने? 10 million में। अब बोल रहा है कि इसने एडिशनल शेयर और एक्वायर कर लिए। ठीक है ना, जैसे इसमें ऊपर भी बोला हुआ था, एडिशनल शेयर कितने एक्वायर कर लिए? 3 million और शेयर एक्वायर कर लिए। तो 4 million प्लस 3 million अब कितने शेयर हो गए? 7 million शेयर्स हो गए। और इस 7 million शेयर की वजह से 30% शेयर होल्डिंग, मतलब और खरीद ली इसने, तो 70% शेयर होल्डिंग हो गई। पहले तो 40% थे ही और 30% और आ गए। बोल रहा है कंसिडरेशन जो है कुछ तो कैश दिया है और कुछ 2 शेयर्स के बदले 1 शेयर दिए हैं। 1 for 2 share exchange। ठीक है ना, तो मतलब अभी कितने शेयर दिए होंगे? 3 million शेयर एक्वायर करे इसने एडिशनल, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 6, ऐसे ही 3 million शेयर्स हैं और हर 2 शेयर के लिए 1 शेयर दिया है और 1 शेयर की फ्लोर की कीमत कितनी है? $6। ठीक है ना, तो 1.5 मतलब ये हो गया 9। तो 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6, 9 मतलब ये हो गया 9000 है ना। देखो सारे फिगर्स क्या है क्वेश्चन में थाउजेंड्स में गिवन है। ठीक है, तो आप भी क्या है इसको थाउजेंड्स में ले सकते हो, वरना ये 9 million हो गया। इन फ्लोर कंपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट द नेट एसेट्स हैड इंक्रीज बाय 12 million बिटवीन द 2 एक्विजिशन डेट। बोल रहा है कि फ्लोर कंपनी के इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेट एसेट्स इंक्रीज हो गई 12 million से बिटवीन द 2 एक्विजिशन डेट। कौन सी 2 एक्विजिशन डेट की बात कर रहे हैं? देखो इसमें 2 बार एक्विजिशन हो रहा है। एक तो पहले 40% शेयर एक्वायर कर रहे थे जब एसोसिएट बन गई थी, फिर दोबारा इसने 30% और एक्वायर कर लिए।
अब सब्सिडरी बन गई, है ना। अब फ्लोर कंपनी हमारी सब्सिडरी बन गई। और इधर से इधर तक के बीच में कितनी नेट एसेट्स बढ़ गई? 12 मिलियन की नेट एसेट्स इंक्रीज हो गई। ठीक है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ फ्लोर नेट एसेट्स ऑन 1 जुलाई 2007 वाज एज फॉलोज। अब बोल रहा है कि बुक्स में वैल्यू इतनी आ रही है नेट एसेट्स की, ठीक है, 1 जुलाई 2007 की। पहले मुझे ये बताओ आप कि ये जो 12 मिलियन नेट एसेट्स बढ़ गई, इसका क्या करेंगे, क्यों दे रखा है ये तो डेट सेवरल ईयर्स अगो है, ठीक है। हमें पता ही नहीं है कि इसने एसोसिएट बहुत पहले खरीदा था, इसमें बोल रखा है सेवरल ईयर्स अगो। और अभी एसोसिएट से सब्सिडरी कंपनी बन गई 1 जुलाई 2007 को, इस पॉइंट पे आके, है ना। 30% शेयर और एक्वायर कर लिए। जब पहले 40% शेयर एक्वायर करे थे तब कितने में एक्वायर करे थे? 10 मिलियन में। ठीक है। और 12 मिलियन यहां से यहां तक नेट एसेट्स बढ़ गई। क्यों दे रखा है बताओ? क्योंकि हमें पता है एसोसिएट में हम इक्विटी मेथड फॉलो करते हैं। इक्विटी मेथड क्या बोलता है कि जो भी एसोसिएट का प्रॉफिट है उसका जो भी शेयर है वो हमारा है, ठीक है ना। तो जैसे एसोसिएट ने 12 मिलियन का प्रॉफिट कमाया, नेट एसेट्स इंक्रीज करने का मतलब प्रॉफिट है ना, तो मींस ये हो गया 12,000 का 40% कितना होता है? 4800। मींस 4800 शुगर कंपनी अपने बुक्स में प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगी, है ना। तो पहले कॉस्ट कितनी है? 10 मिलियन मतलब 10,000, तो 10,000 प्लस 4800 मींस 1 जुलाई 2007 की वैल्यू कितनी हो गई एसोसिएट्स की बुक्स में? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एसोसिएट्स, है ना, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट होल्डिंग अब कितने में दिखा रहा होगा 1 जुलाई 2007 को? 14,800। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? सोचो आप, बिल्कुल नॉर्मल चीज है, ठीक है ना। ये कुछ भी नया नहीं है। एसोसिएट की अकाउंटिंग तो अपन F7 से पढ़ते आ रहे हैं, अपन ने सब रिवीजन वगैरह सब कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये किस चीज का क्वेश्चन है बताओ? अब यहां पे इसने 30% शेयर और एक्वायर कर लिए। आपको पता है जब एसोसिएट पहले थी अब सब्सिडरी बन गई, तो इस टॉपिक को क्या बोलते हैं? स्टेप एक्विजिशन। हमने इसको पढ़ रखा है, ऑब्वियसली पढ़ रखा है, चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर 2nd नंबर का टॉपिक था, 2nd नंबर की क्लास थी, ठीक है ना। पहले मिड ईयर एक्विजिशन पढ़ा था, फिर स्टेप एक्विजिशन पढ़ा था। तो स्टेप एक्विजिशन में मैंने आपको याद होगा, आपको बताया था कि जब भी स्टेप एक्विजिशन होता है तो जो पुरानी होल्डिंग होती है उसको आपको न्यू वैल्यू पे लेके आना पड़ता है, ठीक है। और जो चेंजेस होंगे उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा या तो FVTPL या FVTOCI। तो ये 14,800 तो कैरिंग अमाउंट है 1 जुलाई 2007 की, ठीक है, एसोसिएट्स की वैल्यू जो आ रही है हमारी बुक्स में, इसको हमें फेयर वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा। और यही फेयर वैल्यू फिर काम में आएगी जब हम होल्डिंग सब्सिडरी की कॉस्ट निकालेगी, गुडविल के हिसाब से निकालती है ना तब। होप आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो आप उस लेसन को दोबारा रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब बोल रहा है कैरिंग अमाउंट ऑफ फ्लोर कंपनी नेट एसेट्स। ये फ्लोर कंपनी की नेट एसेट्स की, ये टोटल नेट एसेट्स है ना, ठीक है, फ्लोर कंपनी की 35,741। इसमें इंटेंजिबल एसेट्स भी है, पीपी भी है, कैश भी है, अदर नेट करंट एसेट्स है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट assets, the carrying amount of net assets on 1 जुलाई 2007 were equal to the fair value except for the land which had a fair value of 6 lakh above the carrying amount। तो ये किसका पॉइंट आ गया? रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन गेन हो गया। तो हम इसको प्री की नेट एसेट्स में ऐड कर देंगे। मींस ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, लैंड इसी में आती है, तो इसको 600 से इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। 600 क्यों? थाउजेंड्स कॉमन ले लिया ना इसलिए। द शुगर ग्रुप वैल्यू NCI एट फेयर वैल्यू एंड शेयर प्राइस ऑफ फ्लोर कंपनी एट 1 जुलाई 2007 वॉज $3.8। NCI कितना परसेंट है इस क्वेश्चन के अंदर?
40% पहले हमारे पास शेयर थे, अब 30% और एक्वायर कर लिए, 70 हो गए। 100 माइनस 70, 30% एनसीआई है, ठीक है ना। और टोटल शेयर कितने थे? 10 मिलियन, मतलब 3 मिलियन शेयर्स एनसीआई हैं, इनटू हर शेयर की वैल्यू कितनी है? 3.8, तो 3 इंटू 3.8 कितना हो जाएगा? ये 11,400, ये एनसीआई की वैल्यू आ गई है। ये 3 मिलियन को आप 3000 कह सकते हो, 3000 इंटू 3.8, ये आ गया 11,400। दिस शेयर प्राइस शुड बी यूज टू वैल्यू एनसीआई, वो तो हमने कर ही दिया एनसीआई वैल्यू, ठीक है, एट दैट डेट, एंड टू वैल्यू द 40% इनिशियल इक्विटी इंटरेस्ट इन फ्लोर कंपनी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। क्या बोल रहा है ये? हमने जो 40% शेयर एसोसिएट बना के एक्वायर कर रखे थे, उसकी बुक वैल्यू आज 1 जुलाई 2007 को कितनी आई? 14,800, है ना। 1 जुलाई 2007 को 14,800 आई, लेकिन हमें इसको रिवैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है, या तो FVTPL या FVTOCI डालना पड़ेगा डिफरेंस। तो कैरिंग अमाउंट तो 14,800 है इसका, ठीक है ना, एसोसिएट की वैल्यू का, बट फेयर वैल्यू क्या है? तो बोल रहा है फेयर वैल्यू के लिए आप कुछ भी मत करो, फेयर वैल्यू के लिए आप क्या करो कि दिस शेयर प्राइस शुड बी यूज टू वैल्यू द एनसीआई एंड टू वैल्यू द इनिशियल 40% इक्विटी इंटरेस्ट इन फ्लोर कंपनी, ठीक है। तो 40% मतलब 4,000 शेयर्स, तो 4,000 इंटू 3.8 कितना होता है? 4,000 इंटू 3.8 मीन्स 15,200। तो कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का डिफरेंस कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 400, मीन्स 400 का गेन हो गया एसोसिएट के अंदर। मैंने आपको बताया था जब भी हम लोग स्टेप एक्विजिशन करते हैं तो पुरानी शेयर होल्डिंग जो होती है उसको रिवैल्यू करना पड़ता है आज की वैल्यू पे, ठीक है। और जो डिफरेंस होता है पुरानी कैरिंग अमाउंट में और आज की वैल्यू के अंदर, उसको या तो FVTPL या FVTOCI में डालते हैं। होप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये गेन कहाँ जाएगा? ये FVTPL में जाएगा। FVTPL, सर FVTPL में क्यों? क्योंकि कुछ नहीं बोला तो FVTPL में ही जाएगा। अब आप देखो मेरे क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, मैं पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ ही इतनी है। देखो ये क्वेश्चन चल रहा है पूरा का पूरा, और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? टोटल 30 मार्क्स का, ठीक है ना। और जो अपन सॉल्व करेंगे ना वही इसमें होगा, पूछा हुआ होगा। क्लियर? अच्छा, अब आगे क्या बोल रहे हैं? गुडविल एट 1 जुलाई 2007 वॉज करेक्टली कैलकुलेटेड एट 2259। अरे भाई गुडविल इसने दे दिया आपको, तो आप बोलेंगे सर कितना अच्छा आदमी है, ठीक है ना, इससे बढ़िया तो कोई आदमी नहीं हो सकता कि भाई इसने गुडविल दे दिया अपन को। एंड हैज बीन करेक्टली अकाउंटेड फॉर इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बोला बैलेंस शीट में भी गुडविल सही तरीके से दिखा रखी है। गुडविल क्यों दी है? क्योंकि देखो अपन एक पॉइंट मिस कर जाएंगे। क्या? इसमें बोला है कि फ्लोर कंपनी ने कंसिडरेशन 2 पार्ट्स में दिया है, एक तो कैश में और एक शेयर दिया है 2 शेयर के बदले। तो शेयर तो अपन को पता लग गया भाई, शेयर की वैल्यू आ गई, ये जो आ रही थी ना शायद 9,000 आ रही थी ना, 9,000 का शेयर का कंसिडरेशन था, बट कैश का कंसिडरेशन नहीं दे रखा ना। तो कैश का कंसिडरेशन निकालने का तरीका क्या है? गुडविल तो पता है ही, निकाल लो उससे। कैसे? चलो गुडविल कैलकुलेशन कैसे करते हो? पहले तो फेयर वैल्यू जो हमारी 40% शेयर हैं, पुराने वाले शेयर, उनकी वैल्यू कितनी है? 15,200, ठीक है। कैसे थी? 4,000 शेयर थे हमारे पास पहले, 3.8 पर शेयर वैल्यू थी। फिर कॉस्ट कितने परसेंट शेयर की? वापस से अभी जो हमने एक्वायर किया 30% शेयर और एक्वायर कर लिया। इसमें एक तो हमने शेयर इशू करे हैं, तो शेयर इशू करने की कॉस्ट कितनी आई है? 9,000, है ना। एक शेयर दिया है, हर 2 शेयर के बदले 9,000 वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, 9,000,
कैश में कितना दिया है हमें नहीं पता। एनसीआई की वैल्यू कितनी है हमने निकाली 11,400, ठीक है। 3 मिलियन इंटू 3.8 माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। नेट असेट्स कितनी है 35741, उसमें ये 600 की गुडविल भी ऐड, वो 600 का ये लैंड भी ऐड हो जाएगा, लैंड की वैल्यू बढ़ गई। तो 35741 प्लस 600 36341, तो निकाल लो। आपका गुडविल इसमें दे रखी है 2259 की, तो कैश कितना दिया होगा पता लग जाएगा। रिवर्स कैलकुलेशन कर लो। 2259 प्लस 36341 माइनस 11400 माइनस 9000 माइनस 15200, तो 3000 का हमने कैश पे करा है। ये बैलेंसिंग फिगर से आ गया, ठीक है। तो एक्विजिशन ऑफ फ्लोर कंपनी हमने पूरा प्रोसेस कर लिया। स्टेप एक्विजिशन था तो पहले एसोसिएट की बातें करनी थी, फिर बाद में सब्सिडरी की बात करनी थी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ोगे एक बार आप डायरेक्टली? देखो, मैं आप थोड़ा सा मान के चल रहा हूं कि आपने भाई क्वेश्चन को रिवाइज किया है घर पे एक बार, मतलब पढ़ा है। अगर एक बार पहले पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। डायरेक्टली करोगे तो दिक्कत ये आएगी कि आप एग्जाम में भी है ना ये सोचोगे कि यार काश सर होते तो हमें स्क्रीन पे बता रहे होते, ठीक है। ऐसा लगता है जब हम लोग करते थे ना क्वेश्चंस अपने क्लासेस वगैरह के अंदर, सीए फाइनल के अंदर, तब भी ऐसा होता था सीए फाइनल सीए इंटर के अंदर, कि अगर हमने ढंग से नहीं पढ़ा तो हमें लगता था यार कि टीचर सामने बैठे रहे हैं तो कितना अच्छा रहे और वो बोर्ड पे आके क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। एग्जाम टाइम में ऐसा लगता था, एग्जाम के अंदर हॉल में जाके, ठीक है। तो एग्जाम टाइम में आप मेरे को ना ढूंढो, इतनी अच्छी प्रिपरेशन करके जाओ। हाँ, मेरी बातें आपको बस रिकॉल हो, वो इंपॉर्टेंट चीज है ना, बट मेरे को ढूंढो ना कि सर मिल जाए और क्वेश्चन करा दें। देखो, ड्राफ्ट एंड एक्सप्लेनेटरी नोट टू द डायरेक्टर्स ऑफ शुगर कंपनी addressing how the initial 40% investment in flour company and the additional purchase of the equity share on 1 जुलाई 2007 should be accounted for in the consolidated financial statement including the statement of cash flow। क्या बोल रहा है कि बताओ अपने डायरेक्टर्स को ये बात बताओ कि 40% जो शेयर्स थे फ्लोर कंपनी के अंदर और जो आपने एक्स्ट्रा 30% बाद में खरीदे हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे। तो उसकी अकाउंटिंग तो हमने करी दी पूरी की पूरी, ठीक है ना। उसमें हमने इक्विटी मेथड लगा दिया, एसोसिएट के अंदर बुक वैल्यू निकाल दी, एसोसिएट की बुक वैल्यू से हमने उसकी फेयर वैल्यू कंपेयर करके जो प्रॉफिट था वो P&L में भेज दिया FVTPL मानते हुए। फिर हमने कैश कंसिडरेशन कितना पे करा वो भी बता दिया इसके अंदर, जो 30% एडिशनल शेयर्स हैं। यूजिंग द गुडविल फिगर ऑफ 2259 कैलकुलेट द कैश पेड टू एक्वायर द कंट्रोल ऑफ फ्लोर कंपनी। क्या ये भी निकाल दिया हमने? बताओ, कैश पेड तो निकाल ही दिया ना। कितना कैश पेड है? 3000 का। एंड इंक्लूड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हाउ दैट कैश शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। बताओ, ये जो कैश 3000 है हमने पे करा है सब्सिडरी एक्वायर करते समय, इसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको पता है कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर परचेज ऑफ सब्सिडरी कंपनी 3000 दिखाएंगे लेकिन 9000 नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि 9000 तो शेयर इशू करे हैं, तो वो कोई कैश थोड़ा गया है। 3000 में से भी हम ये जो 1 2 3 4 जो कैश आया है इसको माइनस करके दिखा देंगे। फिगर देखो कितनी अच्छी है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 3000 माइनस 1 2 3 4 मीन्स 1766। इतने का अपन लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेट आउटफ्लो दिखाएंगे। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। बताओ, क्या हमने इसकी प्रोसेसिंग कर दी पूरी की पूरी? हाँ, बस आपको फिर थ्योरी में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, जैसे कि एसोसिएट है तो इसमें इक्विटी मेथड लगेगा, फिर हम इसको रिवैल्यू करेंगे। रिवैल्यू के लिए IFRS 3 जो है बोलता है, अगर आपको याद हो तो लिखो वरना मत लिखो। IFRS 3 नाम बिजनेस कॉम्बिनेशन रिवैल्यूशन करने के लिए बोलता है ना, ठीक है। और फिर आपको लिखना पड़ेगा कि
जो गेन होगा वो FVTPL या FVTOCI में जाएगा एज पर जो IFRS 9 होता है उसके हिसाब से। FVTOCI में तब जाता है जब स्ट्रेटेजिकली लॉन्ग टर्म होते हैं बट उसको रिवर्स नहीं कर सकते, कुछ नहीं दे रखा हो तो अजम्पशन FVTPL लेते हैं। इस तरीके से आपको कहानी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, असेट एक्विजिशन एंड डिस्पोजल। देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा था शुगर कंपनी एक्वायर्ड एडिशनल शेयर इन फ्लोर कंपनी ऑन 1 अक्टूबर। शुगर कंपनी ऑल्सो एक्वायर्ड एन एसोसिएट बटर कंपनी। तो अब ये बटर की बातें करेगा अब क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग इट्स परचेज ऑफ द एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द फ्लोर कंपनी विच इट करेक्टली कंसोलिडेटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2007, द शुगर ऑल्सो परचेस्ड वेरियस असेट्स ड्यूरिंग द ईयर। बोल रहा है कि शुगर ने और भी सारी असेट्स परचेज करी हैं, जैसे देयर वर नो डिस्पोजल और इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेंजिबल असेट्स ड्यूरिंग द ईयर बट अमोर्टाइजेशन ऑफ 3500 had been deducted from the profit from operations। बोल रहा है कि इंटेंजिबल असेट्स जो है उसमें ना तो कोई डिस्पोजल हुआ है ना इम्पेयरमेंट हुआ है, ठीक है, बस अमोर्टाइजेशन हुआ है, मतलब एक तरीके से डेप्रिसिएशन बोल सकते हो। टेंजिबल असेट्स पे जैसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं तो इंटेंजिबल असेट्स पे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो अमोर्टाइजेशन हुआ है 3500 का, जो हमने प्रॉफिट में से लेस कर रखा है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में से तो आपको पता ही अमोर्टाइजेशन को लेस करना ही पड़ता है, ठीक है ना। आगे, द ओनली एडिशन टू द PPE ड्यूरिंग द ईयर वर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फ्लोर कंपनी। फ्लोर कंपनी देखना, फ्लोर कंपनी को हमने एक्वायर किया था, ये फ्लोर कंपनी थी। इसमें क्या PPE आ रही थी क्या? बिल्कुल आ रही थी। तो बोल रहा है कि हमने करंट ईयर में, मतलब ये शुगर ग्रुप की इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, शुगर ग्रुप ने केवल PPE जो है फ्लोर कंपनी से ही परचेज करी है। द ओनली एडिशन टू द PPE ड्यूरिंग द ईयर वर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फ्लोर कंपनी। द ग्रुप डिस्पोज्ड ऑफ सम प्लांट एंड मशीनरी एट अ लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ 2 मिलियन। बोल रहा है कि ग्रुप ने जो है कुछ डिस्पोजल किया है, प्लांट एंड मशीनरी बेची है और उस पर लॉस हुआ है, ठीक है ना, बेचने पे 2000 का। डेप्रिसिएशन डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन वाज 10 मिलियन। बोल रहा है डेप्रिसिएशन जो है वो हमने प्रॉफिट में से लेस कर रखा है। आपको लग रहा है कि ये लेजर अकाउंटिंग की तरफ लेके जा रहा है, एक एक अकाउंट बनवाने की कोशिश करेगा अपन से। इंटेंजिबल असेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ऐसा आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए अभी तक। शुगर कंपनी परचेज अ 25% इक्विटी इंटरेस्ट इन बटर कंपनी ऑन 1 अक्टूबर 2007 फॉर 5 मिलियन कैश विच गिव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। लो भाई, शुगर कंपनी ने एक और एसोसिएट परचेज कर ली, बटर कंपनी, 1 अक्टूबर 2007 को 5 मिलियन कैश देके, ठीक है। तो एक कॉस्ट हो गई। बटर कंपनी पेड अ डिविडेंड इन द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड एंड शुगर ऑल्सो रिसीव द डिविडेंड फ्रॉम अदर एसोसिएट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2008। बोल रहा है कि बटर कंपनी ने डिविडेंड पे करा है, ठीक है ना, और ऑब्वियसली जो बटर कंपनी ने डिविडेंड पे करा होगा वो किसके पास जा रहा होगा? शुगर के पास भी जा रहा होगा, क्योंकि शुगर कंपनी पेरेंट कंपनी है। और बोल रहा है कि शुगर कंपनी ने दूसरी कुछ अदर एसोसिएट से भी डिविडेंड रिसीव किया है, क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिख रखा था कि इसकी सेवरल एसोसिएट कंपनी है, ठीक है। शुगर डिड नॉट पे एनी डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर। शुगर ने कोई भी डिविडेंड पे नहीं करा करंट ईयर में, मतलब ग्रुप ने कोई डिविडेंड खुद ने नहीं पे करा। देयर वॉज नो एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L। बोल रहा है कि कुछ भी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें हमने कुछ भी खरीदा नहीं है करंट ईयर में। और इन्वेस्टमेंट्स को किस पे मेजर किया हमने? FVTPL पे। तो FVTPL वाले इन्वेस्टमेंट करंट ईयर में कुछ परचेज नहीं करे हैं। बट देयर वॉज डिस्पोजल विच हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 4000, दे वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5 lakh which was included alongside with the fair value gain in the investment income in the consolidated statement of P&L। बोल रहा है कि ना वैसे तो कोई खरीदा तो है नहीं देखो इन्वेस्टमेंट करंट ईयर में, बट बेचा जरूर है। और जो बेचा है उसकी कैरिंग अमाउंट बुक्स में आ रही है 4000 की, और
500 के प्रॉफिट में बेचा है, मींस सेल कितने में किया होगा, 4500 के अंदर, ठीक है। और वो जो प्रॉफिट है 500 का जो प्रॉफिट हुआ वो किस में इंक्लूड है, विच वॉज इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट इनकम, वो किस में इंक्लूड कर रखा है, इन्वेस्टमेंट इनकम में इंक्लूड कर रखा है। द इन्वेस्टमेंट इनकम फिगर ऑल्सो इंक्लूड डिविडेंड रिसीव फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनकम में और भी कुछ चीजें इंक्लूड है, जैसे डिविडेंड रिसीव हुआ है इसी इन्वेस्टमेंट पे, एंड एनी फेयर वैल्यू गेन और लॉसेज रिकॉग्नाइज ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द फ्लोर कंपनी। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, द इन्वेस्टमेंट इनकम ऑल्सो इंक्लूड्स एनी फेयर वैल्यू गेन और लॉसेज रिकॉग्नाइज ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द फ्लोर कंपनी। बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या इंक्लूड है, जो फेयर वैल्यू गेन या लॉस है, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकॉग्नाइज करते समय जो हुआ था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट फ्लोर कंपनी में हमने, आपको याद हो तो, कैरिंग अमाउंट 14,800 आ रहा था, ठीक है ना, उसकी लेकिन हमने दोबारा फेयर वैल्यू निकाली थी तो 15,200 आ रही थी, तो गेन हुआ था 400 का। तो ये जो गेन है ना, ये बोल रहा है 400 का गेन कहाँ गया है, एनी फेयर वैल्यू गेन और लॉस रिकॉग्नाइज ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये भी हमने इन्वेस्टमेंट इनकम में ही डाला है, ठीक है। 400 का जो गेन है वो लिखा है ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द फ्लोर कंपनी। इन एडिशन टू द शेयर इशू टू परचेज फ्लोर कंपनी, शुगर कंपनी ऑल्सो इशूड सम ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2008। बोल रहा है कि शेयर्स एक तो हमने फ्लोर कंपनी को इशू करे थे, याद है, 9,000 के शेयर इशू करे थे, शायद 9,000 के शेयर्स इशू करे थे। साथ में बोल रहा है कि हमने कुछ और शेयर्स कैश में इशू करे हैं, ठीक है ना, मतलब शुगर कंपनी जो ग्रुप है उसने इशू करे होंगे, ठीक है। अब बोल रहा है ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट, तो बहुत बड़ी इसने कहानी कह दी, ठीक है। देखो 30 नंबर का क्वेश्चन है, 30 नंबर ऐसे तो नहीं दे देगा अपन को, पूरा अपन को अच्छे से एकदम जूस निकालना चाहता है ये क्वेश्चन अपना, ठीक है। क्वेश्चन है बहुत इजी, मैं आपको बता दूं, लेकिन एक तो दो बातें हैं, एक तो सारी चीजें मिक्स हैं और क्वेश्चन में सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कुछ मिस नहीं करना। जिसने दोनों चीजें कर ली उसका परफेक्ट क्वेश्चन सही जाएगा, वरना फिर स्टेप मार्किंग होती है, आपको पता ही है। द ग्रुप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन कैलकुलेटेड करेक्टली, एक्सट्रैक्ट टुगेदर विद द रिलेवेंट कंपैरेटिव फिगर्स आर प्रोवाइडेड बिलो। बोल रहा है एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं 2007 के 8 के, फिगर्स 1000 में है, ठीक है। अब इंटेंजिबल असेट्स है, पीपीई है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, फाइनेंशियल असेट्स एफवीटीपीएल पे दिखा रहा है, इक्विटी शेयर्स हैं, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में सारा का सारा शेयर प्रीमियम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, लिखा हुआ है, एनसीआई है, फिर पी&एल भी दे रखा है। ये देखो, ये ना एक्सट्रैक्ट है, ध्यान रखना, ये पूरा बैलेंस शीट नहीं गिवन है, केवल नॉन करंट असेट्स गिवन है, करंट असेट्स तो गिवन है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। देखो इसी तरीके से करंट लाइबिलिटी भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ये केवल एक्सट्रैक्ट है। पी&एल का भी आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है, देखो इसने 3 बार लिख रखा है एक्सट्रैक्ट, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज ना हो उससे। इन्वेस्टमेंट इनकम है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट कंपनी और प्रॉफिट अट्रिब्यूटेबल टू एनसीआई। पहला क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं, तो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन द कैश फ्लो फॉर द शुगर ग्रुप फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2008, नो एक्सप्लेनेशन आर रिक्वायर्ड। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 16 मार्क्स का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 16 मार्क्स का, आराम से बच्चे खींच सकते हैं इसको। पेंशन स्कीम का टॉपिक मैंने कंसोलिडेशन, अभी चल रहा है कंसोलिडेशन टॉपिक, तो पेंशन स्कीम अपन ने नहीं कराया है, जब वो कराएंगे तब अपन पेंशन स्कीम पढ़ेंगे, उसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। मतलब मेजरली जो 26 मार्क्स हैं वो कंसोलिडेशन के हैं। और क्वेश्चन देखो आप कब आया हुआ है, ठीक है। चलो तो सर अब क्या करें हम लोग, कैसे करें इस क्वेश्चन को, कैसे करें, मतलब क्या होता है, हम लोगों ने पहले ही सीख रखा है सबके लेजर अकाउंट बनाने चाहिए, सबके। तो आप सबके लेजर अकाउंट बनाओ लाइन से, इंटेंजिबल असेट, पीपीई, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, फाइनेंशियल असेट्स, तब जाके आपका क्वेश्चन ढंग से होगा, ठीक है। अच्छा
ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है, ये 2007 ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटेंजिबल असेट से, क्योंकि हमें अगर कैश फ्लो बनाना है तो या तो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा या लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज तो चाहिएगी। ठीक है, तो इंटेंजिबल असेट्स अकाउंट बना लेते हैं। अब मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन अभी भी आपको समझ में आ गया है ना, तो आप इसको आप खुद करके देखो, है ना, आगे अगर आपने नहीं किया है तो अभी तक। पीपी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, फिर फाइनेंशियल असेट्स, उसके बाद देखो इक्विटी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। शेयर आपको पता है प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में था भी। ठीक है, तो अपन ये अकाउंट है ना दोनों मिक्स भी बना सकते हैं, मतलब मैं डायरेक्टली शेयर का अकाउंट बना सकता हूं, उसमें प्रीमियम भी शामिल है। ठीक है, और अगर आपको जमता नहीं है तो आप अलग अलग भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन को एग्जाम में टाइम भी सेव करना चाहिए, तो इसलिए अपन एक साथ बना लेते हैं। एनसीआई अकाउंट बन गया। पी&एल में देखो इन्वेस्टमेंट इनकम है, इन्वेस्टमेंट इनकम का भी अकाउंट बना लो। आपने देखा था इन्वेस्टमेंट इनकम रिलेटेड 2-3 पॉइंट आए थे, मतलब पूरा पैराग्राफ इन्वेस्टमेंट इनकम का था एक लास्ट में। चलो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। इंटेंजिबल असेट्स में 15,865 टू बैलेंस वीडी, 15,865 बाय बैलेंस सीडी, 33,456। पीपीई में बैलेंस बीडी 52,818 और क्लोजिंग 55,124। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स 23,194 और क्लोजिंग 26,328। फाइनेंशियल असेट्स 6,000 और 3,000। ठीक है, फिर शेयर अकाउंट देखो 20 और 18 कितना होता है, 38। ठीक है, ये बीडी क्यों लिखा, क्रेडिट बैलेंस है ना, शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। सीडी ये हो जाएगा 23,000 प्लस 33,600, मतलब 56,600। एनसीआई कितना है, एनसीआई है 12,914 और 30,152। 12,914 और 30,152। ओहो, ठीक है, बारह 914 और 30,152, यही क्या? 914 और 30,152। इन्वेस्टमेंट इनकम देखो 3,891, ये P&L है, कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। इन्वेस्टमेंट इनकम नॉमिनल अकाउंट है, तो इसका तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे भी नहीं रखा इसलिए। ठीक है ना, तो अपन P&L जब स्कूल में बनाते थे तो क्या लिखते थे, इनकम्स के लिए बाय इनकम्स लिखते थे, आपको तो याद ही होगा, और एक्सपेंसेस के लिए टू एक्सपेंसेस। तो एंट्री क्या हुई बताओ, इनकम अकाउंट डेबिट टू P&L। ठीक है, 3,891 इनकम अकाउंट डेबिट टू P&L 3,891, इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। ठीक है, हो भी नहीं सकता, इनकम और एक्सपेंसेस का कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, पता है आपको, तो P&L में चला जाता है वो।
चलो फिर एक एंट्री ये कर लेते हैं, यहाँ पे जो 2-3 एंट्री दे रखी है इनको निपटा देते हैं पहले, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट 15,187, तो क्या एंट्री होगी एसोसिएट्स में, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना 15,187। मैं मान के चल रहा हूं आपने कैश फ्लो का मेरा लेक्चर देख रखा है, पूरी चीजें इन्वेस्टमेंट वगैरह आपको अकाउंट सारे बनाने आते हैं, ठीक है। एनसीआई 9162, तो बाय प्रॉफिट 9162, ये क्यों लिखा है इस तरफ, क्योंकि प्रॉफिट से एनसीआई का बैलेंस बढ़ जाएगा ना, ठीक है। और हालांकि ऑलरेडी सब समझ चुके हैं ऑलरेडी अपन। फिर अपन देखो, अब है ना लेजर अकाउंट्स तो है अपने सामने, है ना, लेजर अकाउंट बना ही लिए। अब अपन एक बार, क्योंकि पूरा ग्रुप का काम कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से चलते हैं। ये तो अपन ने देखो ये बैलेंस शीट खत्म कर दी, ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट और P&L की एंट्रीज का हमने काम कर दिया कंप्लीट। अब हम चलते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, ताकि कोई चीज छूटे ना। हमने सबसे पहले एसोसिएट पकड़ा था। एसोसिएट इसने बहुत साल पहले खरीद रखा था, तो खरीदने की तो कोई एंट्री होगी नहीं, लेकिन डिस्पोज किया, ठीक है। 14,800 की जो वैल्यू है उसको हमने 15,200 में डिस्पोज किया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, और देखो डिस्पोजल का जो प्रॉफिट है 400 का, इसके लिए भी क्वेश्चन में बोला था कि ये इन्वेस्टमेंट इनकम में जाएगा, लिखा था ना, द इन्वेस्टमेंट इनकम ऑल्सो इंक्लूड डिविडेंड एंड एनी फेयर वैल्यू गेन और लॉस रिकॉग्नाइज ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द फ्लोर कंपनी, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को 1-2 बार करोगे तो आपको ये लाइनें जो है पूरी समझ में आने लग जाएगी। वैसे तो अपन ने यहीं पे ही 2-3 बार पढ़ लिया इसको, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन ही अब आपके पूरे माइंड में बैठ गया होगा, फ्रेम हो गया होगा कि है क्या। तो अब अपन डिस्पोज करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, तो उसमें क्या लिखेंगे, बाय डिस्पोजल। पैसा आ रहा है क्या, पैसा थोड़े आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है ना। क्यों, क्योंकि केवल रियल में कोई डिस्पोजल थोड़ी हो रहा है, रियल में बेस थोड़े आ रहे हैं, वो तो अपन बोलते हैं कि हम केवल रिवैल्यू करेंगे, ठीक है। तो एसोसिएट चले जाएंगे, कितने के चले जाएंगे बुक्स में से, 14,800 के, और गेन कितना हो गया 15,200 का। तो एक तरीके से जब वैल्यू लिख देते हैं 15,200 और गेन लिख देते हैं इस तरफ, ठीक है। तो टू गेन, ये गेन कहां गया, इन्वेस्टमेंट इनकम में 400, और इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या आएगा, बाय इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स 400, ये प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है, ठीक है। आप चाहो गेन नहीं लिखना चाहते इधर, तो आप 14 जो 800 था, कैरिंग अमाउंट खत्म करना होता है अपन को, देखो 14,800 से भी एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे 14,800 भी लिख सकता है कोई चाहे तो, फिर 400 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कैरिंग अमाउंट खत्म हो जाना चाहिए इधर से। तो 15,200 इधर आ गया, 400 इधर आ गया, तो 14,800 का कैरिंग अमाउंट खत्म हो गया, ठीक है। बाय बैंक क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि पैसा नहीं आया है कोई रियल में, इसलिए। तो ये हमने एसोसिएट का काम खत्म कर दिया। फिर हम इस पॉइंट पे आए थे, सब्सिडरी को एक्वायर करा था, ठीक है। तो सब्सिडरी एक्वायर किया तो क्या एंट्री हुई, देखो आराम से एक एक करके। एक तो आपने नेट एसेट्स डेबिट, तो नेट एसेट्स में सारी एसेट्स आ रही है, इंटेंजिबल एसेट्स, पीपीई, कैश, अदर नेट करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स नहीं है, नेट करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स लिखा है यहाँ पे। तो अपन ने जिस जिसके अकाउंट खोले हुए हैं उन सबको पहुंचा देते हैं इसके अंदर। जैसे इंटेंजिबल एसेट्स है, तो इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंट में टू सब्सिडरी एक्विजिशन, कितने से, 6781 से। क्या इंटेंजिबल एसेट्स एक ही आ रही थी सब्सिडरी से,
सब्सिडरी एक्विजिशन में सोचो, और भी एक और इंटेंजिबल असेट्स आ रही है, भूल जाओगे आप पक्का, गुडविल। गुडविल भी तो सब्सिडरी की होती है, हमने कई बार डिस्कस कर रखा है। तो 2259 की गुडविल भी तो आई, उसे नहीं भूलना है कभी भी, ठीक है ना। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप भूल जाओगे इसको। पीपी, पीपी कितना 18076 प्लस 600। पीपी किस पे लिखनी है, फेयर वैल्यू पे। सब्सिडरी एक्विजिशन 18676, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप 18 ये डायरेक्टली ये लिख दोगे 1806076। ऐसी गलती नहीं करनी है, सिली मिस्टेक हो जाएगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो जब हम परचेज करते हैं उस परचेज प्राइस जो कॉस्ट पे करा उसमें से कम हो जाएगा। और नेट करंट असेट्स, क्वेश्चन में हमने करंट असेट्स का कोई अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है करंट असेट्स की, क्योंकि बैलेंस शीट का केवल एक्सट्रैक्ट गिवन है, ठीक है। तो ये तो हो गई नेट असेट्स डेबिट कर दी। फिर गुडविल भी हमने डेबिट कर दिया। हमने पुराने जो इन्वेस्टमेंट्स थे, ठीक है, उसको फेयर वैल्यू पे लेके आ गए जैसे हम लेके आने थे, ठीक है। 400 का गेन भी दिखा दिया हमने, सब काम कर दिया। एनसीआई, ठीक है, एनसीआई आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। और क्या आएगा, और कंसिडरेशन जो हमने पे करा, जैसे कैश पे करा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कैश का अकाउंट तो बन नहीं रहा, तो बस एक एनसीआई और एक शेयर कैपिटल वाली एंट्री को भी डाल देते हैं, ठीक है। एनसीआई कितना आ जाएगा 11400। तो एनसीआई की वैल्यू बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी बाय सब्सिडरी एक्विजिशन 11400। और क्या है, और हमने शेयर इशू करे 9000 के, ठीक है। हालांकि ध्यान से देखो तो हमने 3 मिलियन शेयर के बदले, हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर दिए थे, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अगर आप मेरे से पूछोगे सर कितने क्वांटिटी में शेयर इशू हुए, तो मैं बोलूंगा 1.5 मिलियन की क्वांटिटी में शेयर इशू हुए। एक शेयर की जो फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू $1 थी, बट फेयर वैल्यू जो है, फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू जो है वो 6 है। तो 5 का प्रीमियम, सही है क्या, 1 और 6 का डिफरेंस 5 का प्रीमियम। बट मैं इतनी मेहनत कर ही नहीं रहा, मैं डायरेक्टली शेयर अकाउंट बना दिया मैंने, ठीक है ना। और शेयर इशू करें कंसिडरेशन टू सब्सिडरी कितना था 9000, ठीक है, ये वाला वैल्यू। अगर फिर भी आप मेहनत करना चाहते हो तो आप शेयर कैपिटल अलग बनाओ, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग बनाओ, बट कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कैश फ्लो बनाना है अल्टीमेटली अपन को। कैश फ्लो में इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम ऐसे दिखा दो डायरेक्टली, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट होगा। चलो इसके बाद हो गया, हमने ये एंट्री क्या जनरलाइज कर ली पूरी, मतलब लेजर में डाल दिया, हाँ लेजर में डाल दिया। अब इन एंट्रीज, इन ट्रांजैक्शन को पकड़ो, ठीक है, सिस्टम से। देयर वाज नो डिस्पोजल और इंपेयरमेंट ऑफ इंटेंजिबल असेट्स बट अमोर्टाइजेशन ऑफ 3500। इंटेंजिबल असेट्स में 3500 का अमोर्टाइजेशन है, बाय अमोर्टाइजेशन 3500। क्या सर इंटेंजिबल असेट्स में कोई और एंट्री है, नहीं है, नहीं है तो बंद कर दो इस अकाउंट को, ठीक है। इससे पता लग जाएगा कि आपने कुछ खरीदा है या नहीं। क्वेश्चन में बोला था कि इसने कुछ बेचा तो नहीं है, देखो क्या लिखा था, देयर वर नो डिस्पोजल, बेचा तो कुछ भी नहीं है, ना इंपेयरमेंट हुआ है। तो जो डिफरेंस आएगा ऑब्वियसली इस तरफ आ रहा है, वैसे भी डिफरेंस इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो वो जो परचेज आ जाएगा, परचेज बैलेंसिंग फिगर, इंटेंजिबल असेट्स जो करंट ईयर में परचेज करी सब्सिडरी से अलावा, ठीक है, 1 माइनस 2259, तो ये हो जाएगा 12051। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। पीपी में देखो
द ओनली एडिशन टू पीपी ड्यूरिंग द ईयर वर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फ्लोर कंपनी। बोल रहा है कि पीपी खरीदी ही केवल फ्लोर कंपनी से है, फ्लोर कंपनी के साथ जो आई है वो। द ग्रुप डिस्पोज ऑफ सम प्लांट एंड मशीनरी एट अ लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ 2000 और डेप्रिसिएशन जो है 10,000 है। तो पीपी पे पहले डेप लगा देता हूं, बाय डेप 10,000। पीपी डिस्पोज करी है और लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है। लॉस तो पीएनएल में जाएगा, लॉस कितना हुआ 2000 का, ठीक है, लॉस ऑन डिस्पोजल 2000। अब एक बार बताओ, क्वेश्चन में कुछ एक्विजिशन तो हुआ ही नहीं है, परचेज तो करी नहीं है आपने, ठीक है। ये मैंने स्टार क्यों मार्क किया था, स्टार इसलिए किया था, मैंने कहा था कि आप वो फेयर वैल्यू लिखना भूल जाओगे जब सब्सिडरी से वो 600 की लैंड इंक्रीज हुई थी ना, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अच्छा, अब क्वेश्चन में परचेज के लिए तो कुछ बोला ही नहीं था, पीपी मना कर दिया इसने कि परचेज करी नहीं है। तो अब क्या है, सेल प्राइस भी तो निकालनी है, तो ये निकाल लो, ये सेल प्राइस बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा। टोटल देखो इस तरफ ज्यादा आ रहा है वैसे भी, 52,818 18,676 माइनस 10,000 माइनस 2,000 55,124, तो 4,370 का सेल आ गया, ठीक है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स में देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है शुगर परचेस्ड 25% इक्विटी इंटरेस्ट इन बटर फॉर 5,000, ठीक है। तो एसोसिएट्स का बैलेंस बढ़ जाएगा, टू बैंक ब्रैकेट में लिखेंगे बटर 5,000 से। फिर क्या बोल रहा था क्वेश्चन कि बटर पेड अ डिविडेंड इन द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड एंड शुगर ऑल्सो रिसीव द डिविडेंड फ्रॉम अदर एसोसिएट्स। तो भाई जो डिविडेंड रिसीव होता है वो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में तो आता है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स में, तो बाय बैंक इधर आ जाएगा, डिविडेंड रिसीव बैलेंसिंग फिगर से चेक कर लो। 23,194 प्लस 15,187 प्लस 400 प्लस 5,000 4,3,781 माइनस 15,200 माइनस 2,6,328 2,253, ये डिफरेंस है, सही है। ये है फाइनेंशियल असेट्स। क्या बोल रहे हैं, देयर वर, देखो अब ये 3 पॉइंट कर लिया अपन ने, 1 2 3, तीनों पैराग्राफ कंप्लीट हो गए। इस पे आते हैं, देयर वर नो एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजर्ड एट FVTPL। बोल रहा है कुछ भी खरीदा तो नहीं है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदे। बट देयर वर डिस्पोजल विच हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 4,000 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 500 which was included alongside fair value gain in investment income in the CPL। बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट खरीदे तो नहीं है लेकिन बेचे हैं, 4,000 के इन्वेस्टमेंट 500 के प्रॉफिट में बेचे हैं, क्या करोगे बताओ, बाय बैंक 4,500 और टू प्रॉफिट, ये कहां गया है प्रॉफिट, क्वेश्चन में बोल रहा है साफ साफ इन्वेस्टमेंट इनकम में डाल दिया हमने इस प्रॉफिट को, कितने का 500 का। तो इन्वेस्टमेंट इनकम में बाय फाइनेंशियल असेट्स प्रॉफिट ऑन सेल 500 से, ठीक है। और क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कोई एक्विजिशन नहीं हुआ था इन्वेस्टमेंट में, फिर डिस्पोजल हुआ है, 4,000 के 500 के प्रॉफिट में बेच दिए 4,500 में, फिर ये अमाउंट कहां इंक्लूड है, ये अमाउंट इन्वेस्टमेंट इनकम में इंक्लूड है अलोंग साइड फेयर वैल्यू गेन। अब बताओ जरा, ये जो फाइनेंशियल असेट्स है ये इनकी वैल्यूज अपन क्लोजिंग में FVTPL पे दिखाते हैं, तो कुछ ना कुछ जो गेन हो रहा है वो भी इसी में जा रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ना अलोंग साइड गेन, ठीक है ना। तो कितना हो गया 7,500 6,500 1,000। अगर ये गेन के लिए नहीं लिखता तो मैं क्या मानता है, यहाँ पे इसने परचेस करे हैं कुछ और इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल अजम्पशन ये रहती है जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता, इस तरफ बैलेंस आता है तो परचेज हुआ होता है, बट इसने बोल दिया साफ साफ परचेज तो नहीं हुआ है ना। और ये बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट इनकम में कुछ गया है,
ठीक है, तो वो क्या गया है, वो गेन गया है। कौन सा गेन गया है, रीमेजर करते हैं ना जब अपन ईयर एंड में, वो गेन गया है। ठीक है, जब आप IFRS 9 पढ़ोगे, सबने वैसे F7 में थोड़ा बहुत बेसिक तो पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, IFRS 9 में अपने आप समझ में आ जाएगा ये क्या कह रहा है। तो ये 1000 का गेन हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट इनकम बाय फाइनेंशियल असेट्स मेजरमेंट या रीमेजरमेंट गेन 1000 का। और क्या बोल रहा है, बोल रहा है द इन्वेस्टमेंट इनकम फिगर ऑल्सो इंक्लूड्स डिविडेंड रिसीव फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट। बोल रहा है इन्वेस्टमेंट इनकम में डिविडेंड भी रिसीव हुआ है ना, वो भी इंक्लूड है। जो इस इन्वेस्टमेंट से, जो ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, इनसे डिविडेंड जो मिल रहा है वो इन्वेस्टमेंट इनकम में इंक्लूड है। और फेयर वैल्यू गेन और लॉस रिकॉग्नाइज इन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द फ्लोर कंपनी, ये तो अपन ने कर ही दिया 400 का, बोल रहा है वो भी इंक्लूड है। तो 400 तो आ ही गया पहले ही इन्वेस्टमेंट इनकम में। तो अब केवल क्या बचा, जो डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो डिविडेंड रिसीव बाय बैंक, चेक कर लो। 3891 माइनस 400 माइनस 500 माइनस 1000, 1991 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है इन एडिशन टू द शेयर इशू टू परचेज फ्लोर कंपनी, शुगर कंपनी ऑल्सो इशू सम ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर। बोल रहा है कुछ शेयर कैश में भी इशू हुए हैं। शेयर अकाउंट देखो, पहले ये बैलेंस था, हमने सब्सिडरी को शेयर इतने कंसिडरेशन में इशू करे, फिर इतना बैलेंस आ गया, तो बाकी बचे हुए शेयर्स हमने कैश में इशू करे हैं। $9,600 से शेयर इशूड। अब आप सोचो ये चीज आपको एग्जाम में यहां तक खुद करनी है, मतलब सारा ही खुद ही करना है क्या, कोई हार्ड टास्क है क्या, बस केवल ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, तो ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा। अब देखो एक NCI का अकाउंट लास्ट बचा है, इसको भी क्लोज कर लो। तो 12,914 प्लस 9162 प्लस 11,400 माइनस 30,152, तो 3,324 का डिफरेंस है। बताओ क्या करें, यहाँ पे क्या लिखें, सोचो। 2 तो डालना पड़ेगा, क्या लिखें आगे, टू बैंक। ये डिविडेंड है जो हमने NCI को दिया है। ठीक है, चलो अब अपन को इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए बोला था, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सबसे पहले क्या दिखाओगे, परचेज ऑफ सब्सिडरी। कैश कितना दिया था, 3,000 का या 2,000 का, 3,000 का था शायद, 3,000 का। बट इस कैश जो दिया था आपने, इसमें से 1 2 3 4 का कैश आ गया वहां से, तो 3,000 माइनस 1 2 3 4, तो 1766 का कैश नेट गया। बाकी अब अकाउंट देखो, आपने इंटेंजिबल असेट्स परचेज करे 12,051, परचेज ऑफ इंटेंजिबल असेट्स 12,051। ठीक है, कुछ सेल वेल है नहीं इंटेंजिबल असेट्स में, ये खत्म हो गया काम इसका। पीपी में आपने सेल करा है 4,370, सेलिंग प्राइस 4,370। ठीक है ना। पीपी के बाद इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स आपने खरीदे हैं कितने के, 5,000 के। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स 5,000। डिविडेंड रिसीव आपने किया है 2,253, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एसोसिएट्स 2,253। फिर फाइनेंशियल असेट्स आपने बेची है
4500 की, तो सेल ऑफ फाइनेंशियल असेट्स पैसा आया 4500, बस फिर तो ये लाइबिलिटीज चालू हो गई, शेयर, एनसीआई और इन्वेस्टमेंट इनकम। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इनकम भी आ रही है 1991, इन्वेस्टमेंट डिविडेंड इनकम 1991, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। फिर आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे, क्या क्या है फाइनेंसिंग में? तो देखो ज्यादा नहीं है, शेयर इशू करा है 9600 के, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम 9600, और डिविडेंड पे करा है एनसीआई को। कितना पे करा है डिविडेंड एनसीआई को? 3324। टोटल नहीं लगाना है, क्यों? पूरा नहीं कर रहे हैं अपन ये काम, केवल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जरा पढ़ लो एक बार क्वेश्चन वापस से। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट, सारी इंफॉर्मेशन थी नहीं क्वेश्चन में, जितना था उतना दे सकते हैं, ठीक है ना। देखो जरा सॉल्यूशन इसका। केवल मैंने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखा है समरी में, बाकी कुछ नहीं लिखा। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी 9600 और 33424, ठीक है, 9600 और 3324, और बाकी ये सारी चीजें हैं, देख सकते हो आप। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अपन ने करीबन 1 घंटे के आसपास लगा दिया इस क्वेश्चन को करने के अंदर। वो तो मैंने आपको समझाते समझाते किया इसलिए, ठीक है। आपको तो कम टाइम में करना है ये क्वेश्चन। करीबन अपन ने 26 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको टाइम मैनेज करना, ठीक है। मैं तो समझा रहा था आपको पूरा का पूरा, इसलिए चलिए रिवाइज करना है इस क्वेश्चन को। थैंक यू।